तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। पिछले एपिसोड में मैंने आपको डेसिमेट मॉडिफायर में कोलैप्स के बारे में बताया। उसमें हमारे दो पार्ट बच गए थे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डेसिमेट के अनसबडिवाइड और प्लेनर दोनों ऑप्शन यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन। ऐस करके मैं इसको यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा। 7 दबा के इसके फ्रंट व्यू में चलते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं हमारा डेसिमेट मॉडिफायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जिसका नाम है अनसबडिवाइड। आइए सबसे पहले कोलैप्स और अनसबडिवाइड में यहाँ पे अंतर देख लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है। इसके अंतर को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस प्लेन को यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा टैब दबा के और यहाँ पे मैं इसके कुछ पार्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक लूँगा, यहाँ पे सबडिवाइड कर देता हूँ, दोबारा से सबडिवाइड करूँगा और आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास में अब काफ़ी सारे यहाँ पे फेस आ चुके हैं। टैब दबा के वापस से चलते हैं। जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँ वो मुझे ठीक से यहाँ पे दिखाई दे, तो यहाँ से व्यू पोर्ट ओवरले में जाके मैं इसकी जियोमेट्री पे क्लिक करूँगा। वायर फ्रेम जो है मैं इसका ऑन कर लेता हूँ। अब इसमें जो कोलैप्स ऑप्शन है, अगर मैं इसमें यहाँ पकड़ के खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है यहाँ पे रैंडमली कोई भी लाइन किधर भी मुड़ सकती है, कहीं पे भी घूम सकती है, कैसे भी चेंज हो सकती है। दूसरा हमारा यहाँ पे अनसबडिवाइड है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है अनसबडिवाइड। अनसबडिवाइड में मेरे जो फेस हैं वो कम तो होंगे लेकिन वो आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अब ये कैसे कम होंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सिंपल एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आइट्रेशंस। तो आइट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है यात्रा या फिर चलना। यहाँ से मैं जैसे इसमें एक 1 दबाऊंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे स्क्वायर्स है उनकी जो आकृति है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। वास्तव में जो मेरे स्क्वायर हैं वो 45 डिग्री पे घूम गए हैं और जो भी मेरे यहाँ पे जगह बची हुई हैं उनको यहाँ पे एक ट्रायंगल ने कवर कर लिया है, लेकिन जो बीच का मेरा एरिया है वो यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है, वो अब भी यहाँ पे एक स्क्वायर के रूप में मौजूद है। जबकि कोलैप्स में ऐसा कुछ नहीं होता था। कोलैप्स में वो इंडिविजुअली कहीं से कहीं पे भी वो चेंज हो जाते थे। तो अनसबडिवाइड में यहाँ पे धीरे धीरे मेरे फेस तो कम होते चले जाएंगे लेकिन वो शुरू से लेके लास्ट तक वो एक फेस के रूप में ही रहेंगे। अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पे सेकंड करूंगा तो इसमें से फिर से कुछ फेस कम हो जाएंगे और ये दोबारा से यहाँ पे 45 डिग्री पे घूम जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको एक बार कम करेंगे तो ये 45 डिग्री पे इस तरीके से घूमेगा और उसमें से आधे फेस कम हो जाएंगे। फिर से आप इसको करेंगे तो फिर वो दोबारा से स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से अनसबडिवाइड में फेस बिना डिवाइड हुए ही यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ स्फेयर। स्फेयर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एस दबा के बड़ा कर लेता हूँ और होम का बटन दबा के इसको फोकस में ले आता हूँ। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। आइए सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं अपना मॉडिफायर डेसिमेट और इस बार हम यूज़ कर रहे हैं अनसबडिवाइड। अगर मुझे इसकी आकृति चेंज करनी है तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक क्लिक करना है और 45 डिग्री पे ये चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इसकी मदद से बना सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया या फिर किसी बिल्डिंग की कोई शेप हो गई। तो आइए सबसे पहले कुछ बना के देखते हैं इसमें। इसको मैं टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही मैं टैब दबा के यहाँ पे एडिट मोड में आऊँगा इसकी वापस से दोबारा से आकृति चेंज हो गई है। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो डेसिमेट मॉडिफायर है वो यहीं पे काम करेगा, एडिट मोड में काम नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ से पहले अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना के देखते हैं और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है फेस और ए दबा के मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा आई ताकि मैं इसमें एक फेस के अंदर दूसरा फेस बना सकूं और इसको हल्का सा अंदर की तरफ खींचूंगा जितना मुझे इसमें रखना है। क्लिक करूंगा और इसमें जितने भी अंदर के फेस जो इसमें मौजूद हैं उनको सभी मैं डिलीट करूंगा। यहाँ पे डिलीट फेसेस पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि एक इसमें एक बड़ी अच्छी सी आकृति बन के मेरे पास आ जाएगी। टैब दबा के बाहर आऊँगा। यहाँ से मैं पहले वायर फ्रेम मोड को ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एक इस टाइप का मेरे पास में एक ग्लो आ चुका है जिसको मैं कई सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको सिंपली कलर करना है तो मैं जाऊँगा अपने मटेरियल टैब में और यहाँ पे कोई मटेरियल असाइन कर देता हूँ। चलते हैं अपने शेडिंग मोड में। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आकृति मेरे पास में आ चुकी है। इसका इस्तेमाल हम लाइट के रूप में कर सकते हैं कहीं पर भी। इसमें किस तरीके से लाइट लगाते हैं और कैसे इसकी लाइटिंग करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लाइटिंग की क्लास करेंगे। इसी तरीके की अगर मुझे और भी कुछ बनाना है तो मैं शिफ्ट ए दबा के एक यहाँ से सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा। एस दबा के जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और एस दबा के हल्का सा स्केल कर देता हूँ। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे से ऊपर तक एक ही फेस है तो मैं इसको कंट्रोल आर दबा के इसमें कुछ कट लगा लेता हूँ।
यहाँ पे जितने भी मुझे कट लगाने हैं उसके हिसाब से अपना स्क्रॉल व्हील मैं यहाँ पे घुमाऊंगा। स्क्रॉल व्हील घुमाने पे मेरे जो कट हैं वो इसमें बनते चले जाएंगे। उसको सिंपली जितना आपको रेक्टेंगुलर लगता है कि आपका स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको। डबल क्लिक करने के बाद में मेरे पास में ये चीज़ आ जाएगी। सारे के सारे टूल्स की मैं 1 बाय 1 पूरी की पूरी एपिसोड बना चुका हूँ। ये आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम वापस से चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें दोबारा से एक डेसिमेट मॉडिफायर का, अनसबडिवाइड पे जाएंगे और मैं फिर से इसमें एक बार यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जो स्क्वायर हैं वो अभी इधर साइड है। अगर मुझे ये घुमाने हैं स्क्वायर तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे इस तरह के ये स्क्वायर घूम के मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ ताकि एडिट मोड में भी मेरा जो आकृति है ये इस टाइप की वहाँ पे दिखाई दे। अगर आप कोई बर्तन बनाना चाहते हैं सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आप इसमें कोई भी इस टाइप का एक बर्तन बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ए दबा के सभी को सेलेक्ट करूँगा, दोबारा से मैं आई दबाऊँगा इसमें कर लूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारा एरिया मेरा यहाँ पे एक्सट्रूड होके अंदर की साइड में जा चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या फिर इसे एक्सट्रूड फेसेस अलोंग द नॉर्मल्स पे क्लिक करूँगा और इसमें हल्का सा अंदर की साइड में ले जाऊँगा तो इस तरह की एक आकृति मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह के स्क्वायर्स की कोई भी आकृति अगर आपको बनानी है तो आप अनसबडिवाइड मेथड से बना सकते हैं। और अगर मैं इन फेसेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ मेरे पास में ये ऑप्शन बन के आ जाएगा, जिसको मैं किसी बिल्डिंग में भी एक खंबे की तरह इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर किसी बिल्डिंग की रूफ में ये डिज़ाइन में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये था हमारा अनसबडिवाइड। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं इसमें एक प्लेन ले लेता हूँ, यहाँ पे एस दबा के इसको स्केल करूँगा, टैब दबा के इसको मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ, दोबारा से सब डिवाइड, और जितना मेरे को सब डिवाइड करना है इसके पीस करने हैं उतने मैं यहाँ पे कर लूँगा। फिर से मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ डेसिमेट मॉडिफायर, यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे इसके स्क्वायर दिखाई दें। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है प्लेनर। प्लेनर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे जितने भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाए थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं और मेरा जो प्लेन था वो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली पहले की तरह एक प्लेन बन चुका है। जितने भी मैंने फालतू इसमें कट लगाए थे वो सब गायब हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से इसकी डिग्री को 0 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर हैं ये वापस आ चुके हैं। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है प्लेनर, इसका सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज को प्लेन करना। अगर किसी में भी ऊबड़ खाबड़ जगह ऊपर की साइड में अगर निकल रही हैं तो एंगल के हिसाब से हम उसको यहाँ पे प्लेन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं प्लेन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, वापस से चलते हैं अपने एडिट मोड में। यहाँ से मैं इसमें वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और कुछ वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट करके ऊपर की साइड में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इधर की साइड में इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्टिसेस को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। टैब दबा के वापस चलते हैं, मॉडलिंग मोड ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे ये ठीक से दिखाई दें। तो हमारे पास में यहाँ पे एक प्लेन है और प्लेनर की मदद से मेरे पास जितने भी ये ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे निकले हुए हैं मैं वापस से अपने प्लेन में इनको मर्ज कर सकता हूँ। सबसे पहले जो ये मैश इसमें आपको दिखाई दे रहा है इसको एक बार में मैं यहाँ से मर्ज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा 0 डिग्री पे अभी यहाँ पे है। 0 डिग्री से अगर मैं इसको एक्स्ट्रा 1 डिग्री भी अगर बढ़ा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे प्लेन में मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो एंगल लिमिट यहाँ पे दी गई है यहाँ पे हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं और जो भी हमारा एरिया उस प्लेन से जिस एंगल पे होगा उस एंगल की मदद से हम इसको इसमें मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैश है ये अभी 0 डिग्री पे है, अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपका 45 या 80 के आसपास डिग्री बैठेगी इनकी। अगर आप इनका जो लाइन का आप एंगल चेक करना चाहते हैं तो सिंपली उसको आप क्लिक करेंगे। ओवरले वाले सेक्शन में आपको जाना है, इसमें सबसे नीचे की तरफ आपको दिखेगा एज एंगल या फेस एंगल। तो मैं एज एंगल पे जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं 84 डिग्री पे मेरा ये एंगल मौजूद है। यानी यहाँ पे अगर मैं 84 से फालतू अगर इसमें एक्स्ट्रा इसमें कर दूंगा तो ये यहाँ पे इसमें इस प्लेन के साथ में मर्ज हो जाएगा। तो चलिए आइए करके देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये फालतू के इस ब्लॉक्स जो हैं ये अगर हटाने हैं तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसमें जो एंगल है इसको यहाँ पे बढ़ा दूंगा। थोड़ा सा एंगल बढ़ाते ही आपने देखा कि सारे के सारे जितने भी मैंने इसमें कट लगाए थे वो अब वापस से खत्म हो चुके हैं। अब मुझे ये जो इसमें नुकीले पार्ट इसमें एक्स्ट्रा अगर निकल आए हैं अगर इनकी भी मर्ज करने की ज़रूरत है तो सिंपली मुझे यहाँ से इसका एंगल पकड़ के खींचना है और धीरे धीरे करके जिसका एंगल यहाँ से क्रॉस होता चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली मेरे प्लेन में यहाँ पे मर्ज होता चला जाएगा। और लास्ट में जैसे ही सारे इसमें
एंगल पार कर देगा ये यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली इसमें हम मार्च हो जाएंगे। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है प्लेनर, आप किसी भी चीज को यहाँ पे प्लेन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन नीचे की तरफ भी दिए हैं, इन सभी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन आइए एक छोटा सा प्लेनर के लिए एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट ए लेके यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेज बनाता हूँ। इसको अगर मैं स्केल करना है एस दबाऊंगा, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ जितना मुझे मेज की मोटाई रखनी है ऊपर की। एस दबा के इसको एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे, और एस दबा के थोड़ा सा मैं वाई डायरेक्शन में इसको स्केल कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में। एंगल मुझे यहाँ पे सबके दिखाई दे रहे हैं, तो इन एंगल को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। सबसे पहले 7 दबा के इसके टॉप व्यू में चलेंगे, उसके बाद में 9 दबा के इसके बॉटम में चलेंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ इसके पाए निकालने हैं, यानी पैर निकालने हैं। तो मैं यहाँ से फेस को सेलेक्ट करूंगा, पहले कंट्रोल आर दबा के इसमें कुछ कट लगा लेता हूँ। इसी तरीके से मैं दोबारा से कंट्रोल आर दबाऊंगा, इधर की साइड में कुछ कट लगा देता हूँ। जितने मुझे ये पाई की मोटाई रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ई दबा के जेड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली जेड में वो आ जाएगा, आपको जेड दबाने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रूड में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आपके सामने कई बार ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपको और भी चीजें इसमें बनानी हो, और हो सकता है कि आपको इसमें दोबारा से कट लगाने हो दूसरे तरीके से। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें इन फेस की वजह से आई है कि मैं दोबारा से इसमें वो कट नहीं लगा सकता। सबसे पहले मुझे ये इसमें रिमूव करने पड़ेंगे। अब रिमूव करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि मैं यहाँ से एक एक फेस को या एज को सेलेक्ट करूं और उसको मर्ज कर दूं आपस में, या फिर मेरे पास में जो दूसरा ऑप्शन है डेसिमेट, जो सबसे आसान तरीका है। टैब दबा के चलते हैं वापस, प्लेनर पे जाऊंगा, और जैसे ही मैं प्लेनर पे क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट इसमें 5 डिग्री आप देख सकते हैं। अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरे सारे ब्लॉक यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन अगर मुझे ये हटाने हैं तो मैं 0 डिग्री से एक्स्ट्रा करूंगा यहाँ पे, और ये सारे ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और मुझे यहाँ से सिंपली अप्लाई करना है, और मैं दोबारा से इसमें जो भी कट लगाना चाहता हूँ या इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से बड़े आसानी से ऐड कर सकता हूँ। अब मेरे पास में ये पूरा का पूरा एक ही फेस यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आपका जो प्लानर है वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है मॉडलिंग में। आइए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे सामने एक सीन है जिसमें इसमें जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। अगर आप मेरी पिछली क्लास में कोलैप्स को चेक करेंगे तो उसमें मैंने आपको पेड़ बनाना बताया था। आप उसकी मदद से बड़े आसानी से इस टाइप के पेड़ बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ पहाड़ बना के देखेंगे और उनको डेसिमेट करेंगे प्लानर की मदद से, ताकि हम प्लानर को और अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोबारा से आ गए हम अपनी ब्लेंडर की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एक प्लेन। इसको मैं स्केल करके बड़ा कर लूंगा यहाँ पे, जितने बीच में मुझे यहाँ पे पहाड़ बनाने हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा इसको एस दबाऊंगा, फिर से एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं और इसको स्केल कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं एस दबा के इसको वाई डायरेक्शन में भी स्केल कर देता हूँ। चलते हैं अब टैब दबा के एडिट मोड में। सबसे पहले मेरे सामने चैलेंज आता है कि जो पहाड़ की आकृति है वो मैं इसमें से कैसे बनाऊंगा। तो पहाड़ बनाने आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है और प्लेन को आप जितना चाहें उतना यहाँ से सब डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आपको जरूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा सब डिवाइड करेंगे उतना आपका सही रहेगा। जितनी ज़्यादा इसमें वर्टिसेस रहेंगी उतना इसमें अच्छा रहेगा। इसमें इस समय बहुत सारी वर्टिसेस हो गई हैं तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। अब दूसरा मुझे काम आता है कि इसमें पहाड़ ऊपर की साइड अगर मुझे उठाना है, अगर मैं नॉर्मली इस तरीके से इसमें उठाने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटी सी एरिया मेरे पास आ रही है। ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे ऊपर की साइड में आप एक ऑप्शन देखेंगे। ये इसमें एक ऑप्शन मेरे पास में दिया हुआ है जिसमें कनेक्टेड ओनली और प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू, दो ऑप्शन ऊपर साइड में दिए हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके हम इस पहाड़ को बनाएंगे। इसमें बहुत सारी आकृति यहाँ पे नीचे की तरफ दी हुई हैं। इसमें से कोई भी आकृति हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस पे टिक करना है। टिक करते ही यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये अब इस पे एक्टिवेट हो गया है। अब अगर मुझे इसमें पहाड़ बनाना है तो सबसे पहले मुझे आकृति यहाँ पे देख लेनी है, किस टाइप की शेप मुझे ऊपर की साइड में खींचनी है। अगर मैं यहाँ पे इस टाइप की शेप लेना चाहता हूँ तो किसी एक वर्टिसेस को पकड़ूंगा यहाँ पे और इस टाइप की यहाँ पे शेप मैं बना सकता हूँ। जैसे ही मैं शेप को बना के ऊपर की साइड छोड़ूंगा यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा और नीचे का एरिया अगर मुझे ये फैलाना है तो प्रोपोर्शनल साइज का एक ऑप्शन मेरे पास में है यहाँ पे। इसको मैं जैसे जैसे खींचता चला जाऊंगा उससे उतना एरिया ये मेरा यहाँ पे कवर करता चला जाएगा।
तो कोई भी अगर आपको गुफा बनानी है या कुछ इस टाइप का बनाना है तो आप यहाँ से इसकी मदद से बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z करने जा रहा हूँ। मुझे जो एक पहाड़ बनाना है तो उसके लिए ये वाली जो शेप है वो सबसे बेटर है, या फिर ये लीनियर शेप है ये भी मैं ले सकता हूँ। तो मैं इस शेप को यहाँ पे फिलहाल ले लेता हूँ। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे पकड़ के खींचूंगा आप देखें किस तरीके से जो मेरा पहाड़ का एक एरिया है वो यहाँ पे बन के आ रहा है। अगर मैं इसको बहुत बड़ा करना चाहता हूँ लार्ज स्केल पे तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इतना एरिया मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और फिर से मैं इसमें कोई एरिया यहाँ पे खींचूंगा ऊपर की साइड में। आप देखेंगे कि ये एरिया कुछ ज़्यादा जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पे कम कर दूंगा इसके एरिया को। तो ये इस तरीके से इसका एरिया यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जितना मैनेज करना चाहूँ उतना एरिया यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। नीचे का जहाँ जहाँ मुझे पहाड़ बनाने हैं वहाँ पे मैं इसको आराम से बना सकता हूँ। इधर की साइड में एक मैं खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऊपर की साइड, इधर की साइड में थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसमें कर देता हूँ ताकि ये इसका जो एरिया है वो मुझे कुछ पहाड़ नुमा दिखाई देने लगे। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर उठा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आकृति मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपको ऊपर का हिस्सा नॉर्मल रखना है तो आप यहाँ पे कई सारे स्मूथ ऑप्शन है, इसकी मदद से भी चेंज कर सकते हैं, कुछ स्मूथ भी इसमें बना सकते हैं। तो चलिए टैब दबा के चलते हैं वापस से एडिट मोड में। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आकृति है वो मेरे सामने आ चुकी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से वायर फ्रेम को हटा के देखूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे नुकीले जो पहाड़ नुमा पोर्शन है वो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसका नीचे का स्पेस और बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। शिफ्ट A दबा के मैं यहाँ पे एक और प्लेन ले लेता हूँ, S दबा के इसको स्केल कर देता हूँ, फिर से S दबाऊंगा, फिर से इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहाड़ टाइप मैंने बनाए हैं इसको मैं कोई यहाँ पे कलर दे देता हूँ, मटेरियल जो एकदम पहाड़ की तरह मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे। मटेरियल जो भी मैंने अप्लाई किया है उसको देखना है तो शेडिंग मोड में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे ये ब्लैक यहाँ पे अगर करूँगा और हल्का सा इसको इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। इसको थोड़ा और स्केल करना है तो आप इसको स्केल करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे पीछे की तरफ साइड में ले आता हूँ। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अब यहाँ पे सही करनी है। सबसे पहले तो मैं इसका वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे चीजों को समझा पाऊँ। सबसे पहले तो ये जो पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे लग रहे हैं, तो इनका जो मैश है अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो बड़े आसानी से कर सकता हूँ। सिंपली मुझे जाना है यहाँ पे और डेसिमेट मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे। कोलैप्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। कोलैप्स का अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो आप देखेंगे कि कुछ अजीब तरीके की आकृति यहाँ पे बनेगी। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है प्लेनर का। प्लेनर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो मैश है वो यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है और बहुत बेकार सा मुझे लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो बाउंड्री आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है ये भी मुझे बहुत बेकार इसमें लग रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बाउंड्री है वो इसमें से हट जाए। तो मेरे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है ऑल बाउंड्रीज का। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो बाउंड्री है वो ऑटोमेटिकली मेरी मैश के साथ में मर्ज हो जाएगी और जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो पहाड़ हैं वो थोड़े नुकीले होते चले जाएंगे और जो बाउंड्री है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ में मैश जितना खत्म होगा उसी हिसाब से ये भी बाउंड्री भी खत्म होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको टिक हटा दूंगा यहाँ पे और यहाँ से एंगल बढ़ाऊंगा, केवल मेरी जो यहाँ पे जो ऊपर की साइड एंगल बने हुए हैं उसके हिसाब से मेरा जो मैश है वो इस प्लेन में मर्ज होता चला जाएगा। मेरा जो प्लेन है ये खत्म नहीं होगा। तो मुझे ये प्लेन की जरूरत नहीं है, तो मैं बाउंड्री पे क्लिक करके इस प्लेन को इस तरीके से यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ। इसको अगर मैं स्केल करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे इस तरीके से स्केल कर सकता हूँ और ऊपर नीचे या जहाँ भी मुझे जितनी इसमें ज़रूरत है उतनी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। वायर फ्रेम को अगर मैं यहाँ से हटा के देखूंगा तो आप देखेंगे कि एक पहाड़ नुमा आकृति मेरे पास में आ जाएगी। फिलहाल में ये अभी आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको लाइटिंग वगैरह के साथ में सेट करूँगा, एस दबा के मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे और हल्का सा मैं इसका पावर बढ़ा देता हूँ 1000। तो ये जो पहाड़ हैं वो बहुत ही अच्छे मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। लाइटिंग में और बढ़ा देता हूँ इसकी 3000 और जब आप इसको रेंडर करके निकालेंगे तो इसमें जो एक लुक है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। एरिया है इसको भी मैं थोड़ा सा कोई मटेरियल यहाँ पे दे सकता हूँ जो इसके लायक यहाँ पे हो, या ब्लू मैं इसको कर देता हूँ स्काई ब्लू जैसे कि वहाँ पे था। तो इस तरीके से आपके जो पहाड़ हैं आप जितने चाहें उतने पहाड़ अपने बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में। जब आप इसको रेंडर करके निकालेंगे तो आपका जो सीन है वो बड़ा ही बेहतरीन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पत्थर आप बनाना चाहते हैं तो पत्थर भी बना सकते हैं। कुछ आइको स्फेयर ले सकते हैं यहाँ पे और उन आइको स्फेयर में मटेरियल जो है वो हमारा असाइन कर सकते हैं। मटेरियल अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं क्लिक करके।
जो हमारा पहाड़ का मटेरियल है वो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, और डेसिमेट करके मैं इसका जो एरिया है उसको कम कर दूंगा ताकि ये मुझे कुछ पत्थर की तरह यहाँ पे दिखाई दे। इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल पत्थर बना सकता हूँ। एस दबा के इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा यहाँ पे, शिफ्ट डी दबा के यहाँ पे और ले लेता हूँ, एस दबा के थोड़ा बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। फिर से शिफ्ट डी लूँगा, यहाँ पे इधर की साइड में लाऊंगा, इसको ऊपर की साइड ले जाऊँगा। फिर से इसको एस दबा के थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। इसकी जो बाउंड्री है बहुत ज़्यादा प्लेन लग रही है। जब आप इसमें मल्टीपल पत्थर बना देंगे यहाँ पे तो ये आपको बहुत सही दिखने लगेगा। सीन में जितना आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे डीप में, उतना ही सीन आपका बढ़िया होता चला जाएगा। एस दबा के मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे पेड़ लगाना चाहते हैं तो पेड़ भी लगा सकते हैं। पेड़ बनाना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे लगा देंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। और शिफ्ट डी करके मैं एक पत्थर यहाँ पे लगा देता हूँ, एक इधर की साइड में। और जैसे ही आप इसको जितना डीप में काम करेंगे उतना ही ये बेहतरीन होता चला जाएगा। और लास्ट में जब आप इसको रेंडर करेंगे तो वहां पे इसका जो लुक है वो अलग ही आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल पहाड़ बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी शेप यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी मदद आप यहाँ पे ले सकते हैं, और किसी भी तरह की आकृति जब आप मल्टीपल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन प्लेनर के लिए। फिलहाल मैं अभी यहाँ से सभी को डिलीट कर देता हूँ। इस बार मैं ले लेता हूँ इसमें एक क्यूब, एस दबा के इसको स्केल कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड में इसको बढ़ाऊंगा और फिर से मैं इसमें अप्लाई करूंगा डेसिमेट मॉडिफायर। और चलते हैं अब आगे की तरफ। अब इसमें डिग्री का आप मतलब समझ गए होंगे। जितनी भी डिग्री पे यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी उसको मैं जितना यहाँ पे डिग्री को बढ़ाता चला जाऊंगा वो सारी चीज़ें इसमें मर्ज होती चली जाएंगी। तो फिलहाल मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है नॉर्मल का। अब नॉर्मल क्या होता है, सबसे पहले आइए इसमें नॉर्मल को समझ लेते हैं कि नॉर्मल होता क्या है। मैं इसको टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में, और सबसे पहले मैं इसको सब डिवाइड कर लेता हूँ कुछ पार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको कुछ पार्ट में सब डिवाइड कर लिया है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा फेस। अब सबसे पहले मैं इस क्यूब का एक कुर्सी बनाना चाहता हूँ। ए दबाऊंगा इसको और स्केल कर लेता हूँ, एस दबा के जेड डायरेक्शन में। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ सब डिवाइड कर लिया है। ये मैंने सब डिवाइड इसलिए कर लिया है ताकि मैं इसके 4 पाए नीचे की तरफ निकाल सकूं और ऊपर का जो एक एरिया है वो ऊपर की साइड में निकाल सकूं। तो नॉर्मली अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा चारों को, और इसमें इधर की साइड इनको सेलेक्ट करूंगा और इसको ई दबा के एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखेंगे एक ही साइड में ये मेरे एक्सट्रूड हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने काम को अगर शॉर्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं इसमें ड्रैग करके ड्रॉप करूं तो ये अपना ऊपर की साइड में जाए अपनी डायरेक्शन में, और ये मेरे नीचे की साइड में जाए नीचे की डायरेक्शन में, उसमें हम मदद लेंगे नॉर्मल्स का। और नॉर्मल्स का बेसिकली काम यही होता है। ये जो ऑप्शन इसमें ऑन है मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे यहाँ पे दिक्कत कर सकता है कभी भी। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल्स की। सबसे पहले अगर मुझे इनके नॉर्मल देखने हैं हर एक फेस के, मुझे जाना है ओवरलेस पे, और नीचे सबसे आपको एक मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे नॉर्मल्स का। इसमें जो सबसे पहला वर्टिसेस के लिए नॉर्मल देख सकते हैं, एज के लिए, और सबसे लास्ट में हम देख सकते हैं फेस के लिए नॉर्मल। ये हमें बता देगा कि हमारे जो नॉर्मल्स हैं वो किधर की साइड यहाँ पे जा रहे हैं। दूसरा मॉडलिंग वाला ऑन कर लेता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे ब्लू कलर के लाइन बन चुकी हैं, और ये मुझे बता रही हैं कि मेरे जो नॉर्मल्स हैं वो किधर की साइड में इस समय इसके मौजूद हैं। तो इस वाले फेस के जो नॉर्मल हैं वो ऊपर की साइड जा रहे हैं इसमें, और इस वाले जो फेस हैं इनके नीचे की साइड जा रहे हैं। तो एक्सट्रूड करने की जगह पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फेस पे, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे जो नॉर्मल्स हैं वो अब बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में वो लाइन इसमें बनी हुई है। अगर आपको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें ऑफसेट का जो ऑप्शन है इससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा ले जाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से उल्टा ले जा सकते हैं। सीधा ले जाना चाहते हैं नॉर्मल्स की तरफ तो इधर इसको खींच के आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये एकदम नॉर्मल्स इस तरीके से काम करेंगे। देखा आपने किस तरीके से हमारा जो चेयर है वो यहाँ पे बन चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल्स हैं वो ऊपर की साइड में अभी इसमें मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नॉर्मल्स अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूं तो चेंज करने से पहले मैं आप टैब दबा के चलते हैं वापस। चेयर है वो बहुत सारा यहाँ पे फेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा वायर फ्रेम पे और यहाँ पे इसको 0 पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे फेसेस आ चुके हैं। अगर मैं इनको हटाना चाहता हूं तो जैसे मैंने मेज में हटाया था, मुझे सिंपली इस 0 से थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है और ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे जो इसमें फेस हैं वो फालतू के हट जाएंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल के हिसाब से हम किस तरीके से किसी चीज़ को एक्सट्रूड करते हैं।
अब नॉर्मल की अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से दो फेस एक ऐसे हैं जिनकी मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल ये डायरेक्शन इसमें ऊपर की तरफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्लिप करके ये नीचे की तरफ हो जाए, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और यहाँ से मैश में जाऊंगा और नॉर्मल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फिलहाल फ्लिप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे फ्लिप करूंगा आप देखेंगे कि अब जो मेरी लाइन है वो ऊपर की जगह अब नीचे पहुंच गई है। इसको मैं यहाँ पे एक्सरे मोड यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। यहाँ पे इसकी जो लाइन है अब नीचे की तरफ यहाँ पे जा चुकी है, जबकि दूसरों की लाइन इसमें ऊपर की साइड है। सिर्फ ये दो फेस ऐसे हैं जिसमें बाकी नॉर्मल से हमारे पास में कंडीशन अलग है। तो जिसकी मैंने यहाँ पे नॉर्मल्स चेंज की हैं, तो जब मैं यहाँ पे नॉर्मल पे टिक करूंगा तो वहाँ का जो एरिया है वो मेरे पास बन के आ जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा दो नॉर्मल्स मैंने यहाँ पे चेंज किए थे उनकी डायरेक्शन, तो उनका जो एरिया है वो अलग से मेरे पास बन के आ जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन इसमें इसलिए बन के आ रही है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इसमें नॉर्मल्स बने हैं उसको कवर करने के लिए लाइन बनी हुई है। शिफ्ट दबा के हम और भी चीज़ों को मल्टीपल तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट दबा के इसको अगर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो फिलहाल नॉर्मल अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नॉर्मल यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मटेरियल का। तो चलिए मटेरियल को समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए दबाऊंगा और यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ। एस दबा के इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड ले लेता हूँ। टैब दबाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं सब डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले ये जो नॉर्मल्स मैंने इसके ऑन किए हुए हैं यहाँ से मैं ये नॉर्मल हटा देता हूँ। चलते हैं अपने शेडिंग मोड में और इसमें थोड़ा सा मटेरियल्स का नाम आ रहा है तो थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। कलर करने के लिए मटेरियल वाले टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक नया मटेरियल लेते हैं, हमेशा एक अलग से जो पूरे ऑब्जेक्ट को हमें असाइन करना होता ही है। तो मैं यहाँ से इसके कुछ फेसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनको मुझे कलर करना है। यहाँ पे एक प्लस का साइन है, इस पर मैं क्लिक करके एक और नया मटेरियल ले लेता हूँ और इसको कलर कर देता हूँ रेड। और जैसे ही मैं इसको असाइन करूँगा मेरा यहाँ पे कलर असाइन हो जाएगा। वापस से चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में। इसमें हम अप्लाई करेंगे सेलेक्ट करके डेसिमेट मॉडिफायर का। अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल की। तो आपने देखा यहाँ पे इसने मेरे सारे हिस्से को प्लेन कर दिया यहाँ पे, और मेरा जो मटेरियल है वो भी यहाँ पे गायब हो चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो मटेरियल आपने असाइन किया है वो पूरे में यहाँ पे गायब हो जाए, यानी गड़बड़ तरीके से वो यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे इसमें इसके सरफेस में यहाँ पे वो अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा मटेरियल मौजूद है वो सिंपली वहीं पे मौजूद रहे। तो मेरे पास ये ऑप्शन दिया गया है मटेरियल का। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे जिस पोर्शन में मेरा मटेरियल मौजूद था उस पोर्शन को ये यहाँ पे प्लेन कर देगा। अब यहाँ पे जितने भी इसके पार्ट्स थे वो सब इसमें मिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास फेस थे पहले, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मटेरियल यहाँ पे क्लिक किया ये सारे फेस यहाँ पे गायब हो चुके हैं। और जिस एरिया में आपका जो मटेरियल है वो अब मर्ज हो गया है एक जगह। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे अब जितने पे भी आपने मटेरियल अप्लाई किया था वो पूरा का पूरा एक फेस बन चुका है, जबकि पहले बहुत सारे फेस थे। तो मैं इस तरीके से इसको जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ एक क्यूब। तो इसमें आपने नॉर्मल्स देखा किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल देख लिया किस तरीके से करते हैं। अब आते हैं सीम को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके एंगल 0 कर देता हूँ और इसमें कुछ कट्स यहाँ पे ले लेता हूँ। शिफ्ट दबाऊंगा इसमें टैब दबा के एडिट मोड में और यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। टैब दबा के वापस से आते हैं। सीम का हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज को सिलना। अब इसमें सिलना कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले ये जो सिलना है ये कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसको देख लेते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक विंडो यहाँ पे ले लेता हूँ और इसमें जो सबसे नीचे यूवीज आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह का एक यूवी एडिटर मुझे इसमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा यूवी एडिटर है। यूवी एडिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कलरिंग करने में या टेक्सचर इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं सीम को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे जो मेरी क्यूब है अगर मैं इसको टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा और जितना पोर्शन मैं इसका यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा वो मेरा यूवी एडिटर में दिखाई देने लगेगा। अगर मैं ए दबा के पूरा सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें किस तरीके से मेरा ये यहाँ पे यूवी एडिटर में इसने ये दिखा दिया।
ये जो इसमें आकृति है अभी इसमें ये बाय डिफॉल्ट आ रही है और यूवी एडिटर अपने तरीके से इसमें दिखा रहा है उसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरीके से इसको यहाँ पे इसके पार्ट्स बनाऊं, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सीम का। अब कैसे इस्तेमाल करूंगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टिसेस को ऑन कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके 2 पार्ट बन जाए यहाँ पे। इसके लिए मैं 7 दबा के टॉप मोड में चलूंगा इसके, और यहाँ से मैं इसमें पहले एक्सरे मोड को ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी चीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ वो दिखाई दे, और वायर फ्रेम मोड को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। 7 दबा के दोबारा से मैं इसको टॉप मोड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। आपने देखा कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसके 2 पार्ट बन जाए, एक इधर का और एक इधर का, वो दोनों यूवी एडिटर में मेरे पास दिखाई दें। क्योंकि जब हम कलरिंग करते हैं या टेक्सचरिंग करते हैं तो हम अपने तरीके से इसमें इसको काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जो एरिया इसमें दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सीम यानी कि सिलना। तो मेरा जो क्यूब है ये इस एरिया के दोनों तरफ सिला हुआ है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। इस चीज को अगर हमें अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं दबाऊंगा कंट्रोल ई और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा मार्क सीम। मार्क सीम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो इलाका है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर का हो चुका है। ए दबा के अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं इसमें जो आकृति है अभी भी पुरानी आ रही है। तो मुझे अगर ये जो सिली हुई आकृति मैंने अभी नई जो बनाई है ये अगर मुझे दिखानी है तो मैं जाऊंगा यूवी पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा अनरैप पे। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे सिलाई कर रखी है इसके दोनों तरफ के एरिया को वो घुमा के यहाँ पे मेरे पास में दे देगा। फिर से मैं ए दबा के एक बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, अनरैप करते ही यहाँ पे मेरे सामने दोनों यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। तो जो मैंने एरिया यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है उसका इधर का और इधर का एरिया मेरे पास में ये आ चुका है। अगर मैं इसका और भी कोई एरिया सिलना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इधर का एरिया इसका यहाँ पे इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो अब मैं 7 दबा लेता हूँ ताकि मैं इसको ठीक से सेलेक्ट कर पाऊँ। दोबारा से मुझे कंट्रोल ई बटन दबाना है, मार्क सीम पे क्लिक करना है। अब मेरा ये 4 एरियो में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। फिर से मैं जाऊंगा यूवी में। अगर मुझे ये सारे हिस्से अपने यूवी में देखने हैं तो ए दबाऊंगा, फिर से जाऊंगा यूवी और अनरैप करूंगा तो आप देखेंगे 4 हिस्से इस बार मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से डिवाइड करके मैं अपने किसी भी पोर्शन को यहाँ यूवी में ला सकता हूँ। मान लीजिए मुझे आधा टेक्सचर इधर की साइड अप्लाई करूंगा तो आधा ऑटोमेटिकली इधर की साइड अप्लाई हो जाएगा, या फिर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इस समय 4 हिस्सों में डिवाइड है तो मैं किसी एक हिस्से में अप्लाई करूंगा वो चारों में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब आइए अपना डेसिमेट मॉडिफायर पे चलते हैं। इसको मैं यहाँ से फिलहाल के लिए मर्ज कर देता हूं। इधर से मैं खींच के अपना वापस से डेसिमेट मॉडिफायर की विंडो खोलूंगा, टैब दबा के चलते हैं वापस से और यहाँ पे मैं वापस से अपना शेडिंग ऑन कर लेता हूँ। आपने देखा कि मैंने अभी इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो प्लानर में अगर मैं इसको नॉर्मल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर टिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा बिल्कुल प्लेन हो चुका है, कोई भी हिस्सा यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी हिस्से मैंने इसमें सीम किए हैं या सिले हुए हैं वो हिस्से मैं देखना चाहता हूँ या वो हिस्से इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सीम का। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जहाँ पे भी मैंने ये कट लगाए थे, जहाँ पे भी मैंने इसको सिला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है और किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं आएगा, केवल सीम में ही ये यहाँ पे आएगा। यूवीज में भी ये इस समय इसलिए आएगा क्योंकि यूवीज के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। और अपने मॉडल में अगर मुझे कोई भी चेंजेस यहाँ पे करने हैं जिसमें भी मैंने सीम इस्तेमाल किया है तो हम इस तरीके से उसमें कर सकते हैं। अप्लाई करना है यहाँ पे सिंपली और जैसे चाहे वैसे इसके फेस बन जाएंगे। यहाँ पे सारे जितने भी फालतू की इसमें जो मैश है वो इसमें से छट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे एक क्यूब लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शार्प। तो जिस तरीके से मैंने शीम के लिए यहाँ पे कट लगाए थे उसी तरीके से मेरे शार्प का एक ऑप्शन होता है। शार्प के लिए भी मैं जहाँ पे भी शार्प करना चाहता हूँ इसकी वहाँ पे ये इसको सेलेक्ट करूंगा तो जो भी इलाका मैंने इसका शार्प किया है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब इसको शार्प कैसे करते हैं आइए उसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए मैं इसके मॉडलिंग मोड में चलता हूँ वापस से और एक्सरे मोड को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा एक्सरे मोड है। इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारे जो कोने होते हैं या फिर जो चीज़ नुकीली होती है उसको हम शार्प कहते हैं। शार्प को समझने के लिए सबसे पहले आइए मैं इसको टैब दबा के चलता हूँ एडिट बोर्ड में, ए दबा के मैं इसको सब डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे टैब दबा के वापस से चलते हैं, वायर फ्रेम मोड में ऑन कर लेते हैं ताकि वायर फ्रेम मुझे दिखाई दे। यहाँ पे 5 डिग्री है इसलिए मेरे सारे वायर फ्रेम मैश हो चुके हैं, इसमें प्लेन हो चुके हैं, इसलिए मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये मुझे दिखाई देते रहें। अब जिस तरीके से मैंने सीम का इस्तेमाल किया था इसी तरीके से मेरे पास शार्प का भी ऑप्शन होता है जो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं बेवल का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे भी आपको शेडिंग वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे शेडिंग में
तो यहाँ पे भी आपको सीम और शार्प मिल जाएंगे। सीम पे अगर आप टिक करके कोई भी बेवल करते हैं तो उसका मतलब है वो यूवी में आप उसको वहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बेवल यहाँ से इसको शार्प नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको शार्प करना है तो मैं पहले इसकी जो एजेस हैं उनको सेलेक्ट करूंगा, टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, और जो जो फेस मुझे यहाँ पे इसको शार्प करने हैं उनको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ई दबाऊंगा, और यहाँ पे जैसे मेरा सीम आ रहा था मार्क सीम, ऐसे ही मेरा यहाँ पे मार्क शार्प आ जाएगा। और मार्क सीम की तरह यहाँ पे दिख रहा है क्लियर सीम। अगर आप क्लियर सीम कर देंगे तो वो वहां से हट जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको हटानी है तो आप क्लियर शार्प या क्लियर सीम से उसको हटा सकते हैं। तो मैं मार्क शार्प अभी इसको करूंगा। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसके जो भी मैंने मार्क किए हैं वो ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गए। टैब दबा के वापस से चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये शार्प अगर कैसे काम करता है। इसके लिए मैं अभी डेसिमेट को यहाँ से हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो ऊपर का फेसेस हैं वो मैंने शार्प किए हुए हैं। अगर मैं इसमें राइट क्लिक लेके शेड स्मूथ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेड स्मूथ अप्लाई हो जाएगा। नीचे की तरफ प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल पे अगर आप क्लिक करेंगे ऑटो स्मूथ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इसको टिक करता हूँ आप देखेंगे किस तरीके से जो मेरा एक उसमें स्मूथनेस आ रही थी वो यहाँ पे हट चुकी है। इसका रीजन ये है कि 30 डिग्री एंगल से जो कम के होंगे वो यहाँ पे स्मूथ नहीं होंगे। तो यहाँ पे इनकी जो एंगल है वो 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं 90 डिग्री से फालतू कर दूंगा या इसको कर देता हूँ 95, तो आप देखेंगे ये दोबारा से स्मूथ हो गए हैं। और नीचे का प्लेन भी यहाँ पे स्मूथ है। केवल जो ऊपर का प्लेन है वो यहाँ पे सिंपल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ये इसमें ठीक से स्मूथ नहीं हुआ है, वो यहाँ पे अभी भी शार्प है। जिसको भी मैं यहाँ पे शार्प कर दूंगा ऊपर का हिस्सा मेरा एज इट इज शार्प ही रहेगा। फिर से अपने मॉडिफायर में चलते हैं, डेसिमेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्लानर में चलते हैं। मेरा जो मेन पर्पस आपको शार्प को समझाना है यहाँ पे, फिलहाल जहां भी शार्प को डिटेल में चीजें आएंगी मैं आपको पूरी तरह से इसको बताऊंगा। तो शार्प एक ऑप्शन है, किसी भी चीज को नुकीला करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी एरिया मैंने यहाँ पे शार्प मार्क किया है वो चीज जब मैं शार्प पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट आ जाएगा, जैसे कि सीम में मैंने किया था। और इस शार्प एरिया के साथ में मैं जैसे चाहूँ अपने मॉडलिंग को यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुकी होंगी। बाउंड्री मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, एस दबा के दोबारा से इसको बड़ा कर लेता हूँ, सब डिवाइड कर देता हूँ इसको, वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा, कुछ हिस्सा मैं इसका यहाँ पे ऊपर की साइड में ऊपर कर देता हूँ। टैब दबा के वापस से चलते हैं, मॉडलिंग वाला ऑन कर देते हैं, डेसिमेट पे क्लिक करेंगे, प्लानर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नीचे का जो सरफेस है ये आपको अगर रखना है तो आप इसको टिक मत कीजिएगा, ये सरफेस आपका परमानेंट रहेगा। डिग्री बढ़ा के आप यहाँ से जितनी उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएंगी उतनी जो चीज़ें हैं वो इसमें मर्ज होती चली जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे ये फेस ख़त्म हो रहे हैं उस हिसाब से उसका जो नीचे का जो हिस्सा है वो भी ख़त्म होता चला जाए, तो उसके लिए हम ऑल बाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखें किस तरीके से जो मेरी बाउंड्री है वो अब नीचे की साइड में ख़त्म होने लगेगी। और जैसे जैसे मेरे ये फेस डिग्री बढ़ाने पे ख़त्म होंगे वैसे वैसे मेरी जो बाउंड्री है वो भी यहाँ पे ख़त्म होती चली जाएगी। तो कोलैप्स, अनसबडिवाइड और प्लानर, ये तीनों चीज़ अब आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। जितनी डिटेल में मैंने आपको ये समझाया है, पूरे इंटरनेट पे कोई भी आपको डेसिमेट मॉडिफायर के बारे में आपको नहीं बताएगा, ना ही आपको कोई भी वीडियो इस टाइप की मिल पाएगी जिसमें इतनी डिटेलिंग हो। तो हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब एडवांस मोड पे हम काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपको रटी हुई हों। केवल वीडियो देखने से ये काम नहीं चलेगा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.